गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ रहे हैं। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि आपका असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है। बोला है एक रेडियो तरंग 10 मेगाहर्ट्ज से 15 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से शोधित हो सकता है। संगत तरंग दैर्ध्य बैंड क्या है? रेडियो तरंग का यहाँ पर आवृत्ति दे दिया गया है, हमको इसका तरंग दैर्ध्य निकालना है इस रेडियो तरंग का। तो यहाँ पर हमको जो गिवन है वो हम लिखेंगे। हल दिया है, फ्रीक्वेंसी f का जो मान है वह आपका है 10 मेगाहर्ट्ज और f2 का जो मान है यहाँ पास है 15 मेगाहर्ट्ज। इसे हम 10 × 10⁶ हर्ट्ज भी लिख सकते हैं और इसे हम लिखेंगे 15 × 10⁶ हर्ट्ज। तरंग दैर्ध्य निकालना है हमें। तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है C अपॉन आपका F। ठीक है, तरंग दैर्ध्य इक्वल टू, जहां C है आपका प्रकाश का वेग जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमारा तरंग दैर्ध्य है और फ्रीक्वेंसी ये हमारा आवृत्ति है। पहले हम निकालेंगे इस फ्रीक्वेंसी का तरंग दैर्ध्य। तो ये होगा हमारा λ1 इक्वल टू C अपॉन F1। मान रख दीजिए 3 × 10⁸ अपॉन 10 × 10⁶। ये 6 और 8 कट जाएगा, बचेगा 2। हमको प्राप्त होगा 3 × 10⁻² अपॉन 10, मतलब ये और ये कट गया, हमें प्राप्त होगा 30 मीटर का तरंग दैर्ध्य है इस फ्रीक्वेंसी के लिए। दूसरा हम निकालेंगे λ2 का मान, ये होगा C अपॉन F2 3 × 10⁸ अपॉन ये है मान दिया है 15 × 10⁶। ये और ये कट जाएगा, हमको मिलेगा 3 × 10⁻², 15 20 मीटर। ठीक है, तो आपका λ1 का जो मान है ये है 30 मीटर और इसका जो मान है हमें प्राप्त हुआ 20 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। आज हम पढ़ेंगे हर्ट्ज का प्रयोग। हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न किया। उन्होंने का प्रायोगिक जो व्यवस्था है वह इस प्रकार डायग्राम पर शो है। इस प्रायोगिक व्यवस्था में दो भाग है, एक प्रेसी और एक दूसरा है संसूचक। प्रेसी में जो है P1 और P2 ये धातु की वर्गाकार प्लेटें हैं। S1 और S2 ये धातु के गोले हैं। ठीक है, ये दोनों प्लेटों का संबंध मोटे तार से है। ठीक है, ये एक मोटा तार है जिस पर S1 और S2 धातु के गोले अटैच हैं। इस S1 और S2 का संबंध इस प्रेरक कुंडली से है। इस प्रेरक कुंडली का यह द्वितीयक कुंडली है और यह प्राथमिक कुंडली है। S1 S2 का संबंध प्रेरक कुंडली के द्वितीयक कुंडली से संबंध है। यहां पर हम S1 और S2 के मध्य जब उच्च वोल्ट का हम जब देते हैं विभवांतर इसको, तो यहाँ इनके मध्य में जो वायु है, वायु का जो आपका आयन है या इसको इलेक्ट्रॉन है, यह इसमें चिंगारी उत्पन्न हो जाता है और ये यहाँ से इस भाग पर ऐसा ऐसा गमन करते हैं चिंगारी के रूप में। ठीक है, तो S1 और S2 और S1' और S2' के मध्य में जो वायु है वह आयनित हो जाती है और इसके मध्य का जो इलेक्ट्रॉन है वह
भी आयनित हो जाते हैं और ये चिंगारी के रूप में S1 और S2 डैश पर पहुंचते हैं, जहां से इसके सिरों के मध्य भी उच्च विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और इन्हीं तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। हर्ट्ज ने 6 मीटर का तरंग दैर्ध्य का विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी और वह मुझसे मुश्किल से बहुत कम दूरी तक ट्रांसफर करने में सफल हुए थे। ठीक है, हर्ट्ज ने 6 मीटर की विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की। कुछ समय पश्चात एक और वैज्ञानिक हुए थे, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, जेसी बोस ने 25 mm तक की तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की है। ठीक है, और यह इसे 20 मीटर की दूरी तक प्रेषित करने में सफल रहे। हालांकि इन्होंने शुरुआत में तो 20 मीटर की दूरी तक प्रेषित करने में सफल रहे, पश्चात में यह 1.5 मीटर तक इसको प्रेषित करने में सफल रहे। लास्ट में एक और वैज्ञानिक हुए जिसका नाम है मार्कोनी। मार्कोनी ने इस विद्युत चुंबकीय तरंगों को 50 किलोमीटर तक प्रेषित करने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो इस प्रायोगिक व्यवस्था में यह जो आपका धातु का जो प्लेट है, यह संधारित्र की जो प्लेटें हैं उसकी भांति कार्य करता है और यह जो तार जो है यह तार कुंडली की भांति कार्य करता है। ठीक है, धातु की प्लेटें जो है संधारित्र की भांति व्यवहार करेगा और यह जो मोटा जो तार है यह कुंडली की भांति व्यवहार करता है। तो इनके मध्य जो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है उसका जो आवृत्ति है 1/2 पाई एल सी, इसकी आवृत्ति हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, 3 वैज्ञानिक हुए, हर्ट्ज, जेसी बोस, मार्कोनी। उच्च विभवांतर लगाकर S1 S2 के मध्य वायु को हम आयनित करते हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर इस टेबल में विभिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम, ये कितने प्रकार की होती हैं, इनका तरंग दैर्ध्य, इसकी आवृत्ति, आविष्कारक, स्रोत, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इसके प्रमुख गुण और इसके अनुप्रयोग के बारे में दिया गया है। एग्ज़ाम में यह 2 से 3 नंबर का आता है। इसे आप इसी संक्षिप्त रूप में याद करेंगे, जैसे कि जो नाम दिया है रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी तरंगे, एक्स किरणें और गामा किरणें। तो इस टेबल से हम यह आकलन लगा सकते हैं, जैसे कि आपका रेडियो तरंग का आवृत्ति जो है वह बहुत कम है लेकिन इसका तरंग दैर्ध्य अत्यधिक है, और सूक्ष्म तरंग जो है इसका जो आवृत्ति है वह रेडियो तरंग से अत्यधिक है लेकिन इसका जो तरंग दैर्ध्य है वह कम है। तरंग दैर्ध्य का तात्पर्य है कि तरंग की लंबाई से हम आकलन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस टेबल में जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य का जो मान है कम हो रहा है वैसे वैसे उसकी आवृत्ति का मान बढ़ रहा है। सबसे लास्ट में जो दिया है गामा किरणें,
इस गामा किरण का तरंग दैर्घ्य माइनस में है, 10 की पावर -10 मीटर दिया है, लेकिन इसकी जो आवृत्ति है वह बहुत अत्यधिक है, 10 × 10 की पावर 18 हर्ट्ज है। ओके, तो तरंग दैर्घ्य में कमी के साथ आवृत्ति में वृद्धि होता है, इससे हम यह आकलन लगाएंगे। और एक चीज़ जैसे इसमें दिया है अनुप्रयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। रेडियो तरंग का उपयोग जो है रेडियो संचार में किया जाता है, टेलीविज़न में कार्यक्रम के प्रसारण के लिए रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। वैसे ही सूक्ष्म तरंग का उपयोग रडार प्रणाली, सूक्ष्म तरंग मतलब माइक्रोवेव है, और माइक्रोवेव का उपयोग हम माइक्रो ओवन में करते हैं खाना पकाने के लिए। तीसरा है अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग का उपयोग धुंध को हटाने के लिए अंधेरे में इसका उपयोग करते हैं। यह अवरक्त तरंग जो है यह वस्तु को गर्म कर देती है, ठीक है। चौथा है दृश्य प्रकाश तरंगे। दृश्य प्रकाश तरंग का उपयोग वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। पांचवा है पराबैंगनी तरंगे। पराबैंगनी तरंग का उपयोग फिंगरप्रिंट, खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए किया जाता है। ओके, एक्स किरण। एक्स किरण तो आप जानते हैं हॉस्पिटल में जो हम बॉडी का जो एक्सरे निकालते हैं, उस एक्सरे के लिए इसी एक्स किरण का ही प्रयोग किया जाता है। जासूसी में इसका उपयोग किया जाता है। जासूसी से तात्पर्य है कि जैसे एरोप्लेन में या एयरपोर्ट में किसी सामान की जो तस्करी जो करते हैं उसकी जांच करने के लिए इस एक्सरे किरण का उपयोग किया जाता है। यह किरण वस्तुओं को आर पार निकल जाती है। ओके, सातवां है गामा किरण। गामा किरण का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। दिया है अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए, जिस कोशिका का उपयोग है ही नहीं और यदि वह शरीर में बढ़ रहे हैं तो उस कोशिका को नष्ट करने के लिए हम बिना चीर फाड़ के इस गामा किरण का उपयोग करते हैं। तो इसका जो है उपयोग, स्रोत, गुण, इसे आप स्वयं से करेंगे। धन्यवाद।